आज हम सब लोग रेलवे बोर्ड के आरबी नंबर 6 जो 18 जनवरी को रेलवे बोर्ड ने जारी किया उसके विषय में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि इस वीडियो को हम लोग भविष्य में यूट्यूब चैनल पर और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके अंदर भी शेयर करेंगे, तो उसके विषय में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बहुत सारी जॉनल रेलों से और डिवीजनों से इस पत्र के बारे में बार बार बात की जा रही है कि इस लेटर के अंदर किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होना है, डिवीजन्स और जॉनल रेलवे जो हमारी हैं वो क्या समस्याएं इसके अंदर खड़ी कर रही हैं या क्या किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करने से रोक रही हैं, तो उस विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जैसा हम लोगों ने मैंने आपको बताया कि आरबी 6 18/1/2024 को रेलवे बोर्ड ने एक लेटर निकाला जो कि डीओपीटी के लेटर 28/12/2023 के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली 28/12/2023 को जो लेटर रेलवे बोर्ड ने डीओपीटी ने निकाला उसके अंदर ग्रुप बी और ए के बारे में कहा गया है कि नोशनल प्रमोशन देनी है, लेकिन क्योंकि रेलवे में नॉर्दर्न रेलवे के अलावा कहीं भी ग्रुप सी पर भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू नहीं था, तो रेलवे बोर्ड ने पहले ग्रुप सी के लिए 18 जनवरी को ये ऑर्डर निकाले जिसमें उन्होंने कहा है कि नॉन गस्टेड पे यानी ग्रुप सी पर हम नोशनल प्रमोशन 30 जून 2016 से लागू कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो उठती है कि नोशनल प्रमोशन का मतलब क्या है। नोशनल प्रमोशन का मतलब होता है कि किसी भी कर्मचारी को हम एक बैक डेट से यानी पुरानी डेट से उसको प्रमोशन कर रहे होते हैं, जिसको हम काल्पनिक प्रमोशन मान सकते हैं, और बाद में जो वास्तविक डेट होती है वहां से उसको उसका एरियर दिया जाता है। वास्तविक डेट का मतलब है कि जिस दिन उसकी एक्चुअल में प्रमोशन हो रही है, जिस दिन वो उस बड़ी पोस्ट का जो बड़ी पोस्ट है यानी हायर पोस्ट जो है उसकी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी बियर करता है, उस दिन से उसको हम हायर पोस्ट पे प्रमोटेड मानते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम नोशनल प्रमोशन देंगे 30/6/2016 से, तो ये कैसे दी जाएगी। इसके लिए अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि ये समझना कि रिजर्वेशन प्रमोशन का नोशनल प्रमोशन देने की जरूरत क्यों पड़ी। उसका रीजन ये है कि ग्रुप सी में जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है वो डीओपीटी ने 20/11/1989 से लागू किया हुआ है, लेकिन रेलवे ने 20/11/1989 से उसको लागू किया हुआ है, लेकिन रेलवे ने उसको लागू नहीं किया। नॉर्दर्न रेलवे फिजिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ने इस विषय पे जब संघर्ष करना शुरू किया नॉर्दर्न रेलवे में, तो प्रशासन ने उसको नहीं माना और अंततः कोर्ट में जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ी चालाकी से रेलवे बोर्ड ने इसको नॉर्दर्न रेलवे पे लागू कर दिया। जब नॉर्दर्न रेलवे में लागू हुआ तब भी ये नेशनल प्रमोशन के बेस पर ही लागू किया गया था, यानी इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप 20/11/89 से ही देंगे। नॉर्दर्न रेलवे के अंदर कम से कम 60-70 लोग ऐसे थे जिनको नेशनल प्रमोशन दी गई, यानी कुछ पुरानी डेटों से उनको प्रमोशन दी गई, जिन डेटों में डिसेबल लोगों को वैकेंसी कैलकुलेट की गई। वैकेंसी कैलकुलेट करने के बाद जहां उनका पॉइंट बना वहां उनको प्रमोशन दी गई, जबकि उनकी वास्तविक डेट ऑफ प्रमोशन कुछ और थी। तो जिस दिन से उसको नेशनल बैक डेट में जाकर के वैकेंसी बनी, उस दिन से प्रमोशन से लेकर के और वास्तविक प्रमोशन तक उसको एरियर दिया गया। तो इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले कि 30/6/2016 से हमारा रोस्टर बने, और रोस्टर बनने के बाद वैकेंसी कैलकुलेट की जाएंगी। इसलिए आप सभी लोग रोस्टर बनवाने के लिए अपने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को एक पत्र दें। बहुत सारे डिवीजन्स के लोग या जॉनल रेलों के अंदर ये कहा जा रहा है कि 30/6/2016 से या हम कहें कि नोशनल प्रमोशन देना संभव नहीं है। उन लोगों का कहना यही है कि रोस्टर नहीं बन सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि रोस्टर बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से रोस्टर बनाया जा सकता है। रोस्टर बनाने के लिए बैक डेट से यानी 30/6/16 से अगर हम बात करें, और अगर मैं नॉर्दर्न रेलवे की बात करूं तो 20/11/1989 से रोस्टर बनाना किसी भी ब्रांच में मुश्किल नहीं है। उसके लिए हमारे को अगर 2 रिकॉर्ड में से कोई भी एक रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है, एक तो सीनियरिटी लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए, या हमारे पास जो नॉर्मल रोस्टर बन रहा है जिसको हम कम्युनिटी बेस्ड रोस्टर भी कहते हैं, अगर वो हमारे पास मौजूद है तो हम डिसेबल एम्प्लॉइज के लिए जो रोस्टर बनना चाहिए, अलग से रोस्टर बनता है डिसेबल एम्प्लॉइज का, जिसको हम 100 पॉइंट रोस्टर कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोस्टर कहते हैं उसको, वैकेंसी बेस्ड रोस्टर होता है। वो रोस्टर बनाने के लिए 2 चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अगर ये दोनों चीजें मौजूद हैं तो किसी भी डिवीजन में, किसी भी जोन में, किसी भी ब्रांच में इसका रोस्टर बन सकता है आसानी से। इसलिए आप सब लोग
अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन सरकार को दे, रेलवे प्रशासन को दे, और रेलवे प्रशासन अगर रोस्टर बनाने के लिए वो नहीं करता, 10-15 दिन आप वेट कीजिए, उसके दोबारा रिमाइंडर दीजिए। अगर वो रिमाइंडर के बावजूद भी कुछ नहीं करते तो आप लोग आरटीआई लगा सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन के बारे में आरटीआई लगा करके पूछ सकते हैं कि हमारी इस एप्लीकेशन पे क्या आप लोगों ने कार्रवाई की, या आप ये जानने का प्रयास कर सकते हैं कि रोस्टर बनाने की जो गतिविधि थी उसके ऊपर क्या किया। हम लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अगर हम इस समय इस बात से पीछे रह गए कि प्रशासन अपने आप कर देगा, या मेरी जो संघर्ष है, मुझे जो अपने लिए लड़ना चाहिए, कम से कम अपने लिए तो लड़ना चाहिए हर व्यक्ति को। अगर वो अपने लिए नहीं लड़ना चाहता और कोई दूसरा ये सोचे कि मेरे लिए जाकर के लड़ेगा या मेरे लिए जाकर के बात करेगा, तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे, और प्रशासन इस प्रमोशन को कभी भी हमारे को नहीं करेगा किसी भी हालत में। अगर उसके बावजूद भी नहीं मानते तो हम लोग चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी मुख्य आयुक्त दिव्यांगता जो है, दिव्यांगजन जो हैं, उनके यहां भी कंप्लेंट दे सकते हैं। दूसरी बात, जो नोशनल प्रमोशन की बात है, बहुत सारे लोगों का कहना है, कई जगहों पर ये बात आ रही है कि ये केवल नॉन सिलेक्शन पोस्टों पर लागू होगा। नॉन सिलेक्शन पोस्टों का मतलब होता है जिन पोस्टों पर हम एग्जाम कंडक्ट नहीं कराते, केवल सीनियरिटी बेस पे हम प्रमोशन करते हैं। ऐसा नहीं है, ये सिलेक्शन पोस्टों पर भी लागू होगा, बल्कि जिन लोगों ने कोई सिलेक्शन एग्जाम कंडक्ट हुआ 30/6/2016 से लेकर के, मैं क्या एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि क्लर्क से सीनियर क्लर्क का एग्जाम हुआ। क्लर्क से सीनियर क्लर्क के एग्जाम कराते टाइम 2017 में पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी कोई नहीं थी किसी जोनल रेलवे में या किसी डिवीजन में। पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉय ने एज ए जनरल कैंडिडेट, एज ए यूआर कैंडिडेट उसमें अप्लाई किया, वो उसमें कंपीट करता है, और एज ए यूआर कैंडिडेट उसका सिलेक्शन नहीं होता। अब क्योंकि 30/6/16 से 2016 से उसकी वैकेंसी कैलकुलेट की जाएंगी तो हमारी वैकेंसी बनेगी, और अगर 30/6/2016 से वैकेंसी बनेगी तो पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉय जिसने 2017 के अंदर हमारे को एग्जाम दिया था, उसको एग्जाम के रिजल्ट में कंसीडर किया जाएगा दोबारा से, और 2017 में अगर वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के रूप में पास डिक्लेयर हो जाता है तो उसको प्रमोशन दिया जाएगा 2017 से। 2017 से उसको प्रमोशन दिया जाएगा, और मान लीजिए वो वास्तविक जो उसकी प्रमोशन थी, बाद में कोई एग्जाम 2019 में हुआ या 2020 में हुआ और वहां वो एज ए यूआर कैंडिडेट पास हो गया और वहां 2020 से उसका प्रमोशन हुआ, तो उसका जो प्रमोशन है वो 2017 में ले जाया जाएगा, और 2017 से लेके 2020 तक उसको नोशनल प्रमोशन दी जाएगी, और फिक्सेशन भी नोशनल बेसिस पे दी जाएगी, इंक्रीमेंट दी जाएंगी हर साल उसको, और 2020 में जाकर के और आज तक की डेट में उसको एरियर मिलेगा। उसके बाद दूसरा फायदा क्या होगा इसका, जब क्लर्क से सीनियर क्लर्क वो 2017 में बन जाएगा तो ओएस के लिए भी वो एलिजिबल हो जाएगा 2019 में, क्योंकि 2 साल की एलिजिबिलिटी होती है। 2019 में उसको सीनियरिटी क्योंकि उसको मिलेगी 2017 से, तो 2017 से सीनियरिटी मिलने की वजह से 2019 में वो ओएस की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और ओएस की जो पोस्ट है आप सब लोगों को मालूम होगा कि वो नॉन सिलेक्शन पोस्ट होती है, उसमें केवल सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी पे अगर वैकेंसी अवेलेबल है तो प्रमोशन कर दी जाती है। तो उस कंडीशन में भी उसको ये संभव है कि 2019 में जब वो 2016 से और आगे उसका ओएस कैटेगरी का बनेगा रोस्टर, तो उसकी प्रमोशन 2019 में हो सकती है अगर वैकेंसी बनेगी तो, या 2016 में जो कोई कैंडिडेट पुराना होगा दूसरा कोई जिसको नहीं मिली होगी तो उसको मिल जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा सारा कुछ रोस्टर के ऊपर। तो मुझे लगता है इसके अंदर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कुछ। और दूसरी बड़ी बात जो कही जा रही है कई जगहों पर, वो कहा जा रहा है कि वैकेंसी सरेंडर हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि वैकेंसी बिल्कुल भी सरेंडर नहीं होगी। वैकेंसी उस दिन के बाद सरेंडर होगी जिस दिन हमारा रोस्टर बन जाएगा, यानी 2016 से लेके 2024 आज तक की डेट में जब कोई वैकेंसी हमारा रोस्टर ही नहीं बना तो वैकेंसी सरेंडर नहीं होगी। तो 2016 से लेके, और अगर वो आज मई 2024 में रोस्टर बनाते हैं और हमारी वैकेंसी कैलकुलेट करते हैं, अगर सपोज मान लीजिए जिसमें कहता हूं ओएस के अंदर किसी मैकेनिकल ब्रांच के ओएस के अंदर 2016 से लेकर के अब तक का रोस्टर बना, और 2016 से लेके 2024 तक जो वैकेंसी कैलकुलेट हुई वो 3 कैलकुलेट हुई।
अगर 3 वैकेंसी कैलकुलेट हुई और वो अगर नोशनल प्रमोशन देने के बाद देखा गया कि कौन कौन एलिजिबल कैंडिडेट थे, तो हमारे को पता चला कि हमारे 2 एलिजिबल कैंडिडेट थे और उनको हमने नोशनल बेसिस पे प्रमोशन दे दिया अलग अलग डेट्स में। और मई 2024 में जब हमने रोस्टर बना तो एक वैकेंसी बैकलॉग में शो की। तो जो 2024 में हम मई में एक वैकेंसी बैकलॉग शो कर रहे हैं, वो हमारी 2028 से पहले सरेंडर नहीं होगी, क्योंकि रूल ये कहता है कि 4 साल हमारी वैकेंसी कम से कम रहेगी। तो इसलिए आप लोग इस सब बातों को बिल्कुल भी नहीं माने कि वैकेंसी सरेंडर हो जाएंगी या रोस्टर बन नहीं सकता, नोशनल बेसिस पे हम प्रमोशन दे नहीं सकते। एक और बड़ी जो बात कही जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि हम रिवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका कहना ये है, कुछ जो हमारे जो हमारे साथी कर्मचारी हैं इस्टेब्लिशमेंट में या अधिकारी हैं, कि जिन लोगों को हम पहले पॉइंट पर प्रमोट कर चुके हैं उनको हमें रिवर्ट करना पड़ेगा। हम रिवर्ट कैसे करें? तो मैं आप लोगों को ये बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जब नोशनल प्रमोशन दी जाती है तो रिवर्ट नहीं किया जाता किसी भी कर्मचारी को, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट कोड के अंदर ये बहुत साफ तौर पर मेंशन है कि अगर किसी आदमी की गलती से प्रमोशन छोड़ दी गई है या पॉलिसी डिसीजन चेंजेस होने की वजह से पॉलिसी बदलती है, तो हम उसको नोशनल प्रमोशन देंगे। नोशनल प्रमोशन के अंदर एरियर उस बीच का नहीं दिया जाता जिस बीच में उसने हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर नहीं की होती। तो क्योंकि रिवर्ट करने की बात इसलिए भी नहीं खड़ी होती क्योंकि हम उसको मॉनेटरी बेनिफिट उस बीच में नहीं दे रहे होते, यानी आर्थिक लाभ नहीं दे रहे होते हैं। जब हम उस बीच का आर्थिक लाभ नहीं दे रहे होते हैं तो उस व्यक्ति को रिवर्ट करने की बात नहीं बनती, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, जो डीओपीटी के ऑर्डर है 28/12/2023 के, वो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट ऑर्डर पास हुआ था सितंबर 2023 में, उसके आधार पर ये बनाया गया है, उसके आधार पर ये निकाला गया है। और उस वजह सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं कहा और डीओपीटी ने भी अपने ऑर्डर में ये नहीं कहा कि हम नोशनल बेसिस पे जब आप प्रमोशन करेंगे तो किसी का रिवर्सन होगा, वो नहीं होगा। और ये जो लागू होगा वो ग्रुप ए तक होगा, लेकिन हम आज की वीडियो में केवल ग्रुप सी नॉन गेस्टेड तक पे बात कर रहे हैं। आगे दूसरी वीडियो के अंदर कभी हम ग्रुप बी के ऊपर या ग्रुप ए के ऊपर भी बात करेंगे। थैंक यू। अगर अब मेरे जो हमारे साथी यहाँ पर आज बैठे हुए हैं हमारे साथ, अगर उनमें से किसी को इस विषय पे कोई किसी का प्रश्न है तो वो अपनी बात कर सकते हैं। कुछ एरिया मिल सकता है, उस बीच का एरिया नहीं मिलेगा। नहीं, अभी बोल रहे थे ना कि एरिया मिलेगा, नोशनल प्रमोशन होगी। हाँ, नोशनल प्रमोशन जैसे 30/6/16 से, अगर नोशनल प्रमोशन 30/6/16 को हुई और एक्चुअल प्रमोशन 2018 में होती है तो 2018 के बाद वाला मिलेगा, 30/6/16 से और 2018 के बीच में। हाँ, जैसे हम लोगों को मिला था नॉर्दर्न रेलवे में, उसी तरीके से मिलेगा। हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करने के बाद एरियर मिलेगा। लेकिन किसी केस में ऐसा भी हो सकता है, जैसा अभी अरविंद जी ने पूछा, कि नोशनल प्रमोशन अगर मान लीजिए उसकी वैकेंसी हमारे किसी साथी की रोस्टर के बाद जून 2020 में बनी, लेकिन क्योंकि एक्चुअल में वैकेंसी अभी अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में क्या किया जाए? तो उस कंडीशन में प्रशासन 2 काम कर सकता है। एक तो ये कि आज ही की डेट में उसके ऑर्डर निकाल दे कि जून 2020 से मिस्टर सो एंड सो पोस्ट पे प्रमोट किया जा रहा है, और जब हमारे पास वैकेंसी खाली होगी उस दिन से हम उसको एक्चुअल प्रमोशन दे देंगे। या जिस दिन वो एक्चुअल प्रमोशन टेंटेटिवली, क्योंकि मालूम होता है कि रिटायरमेंट अगली आदमी कौन है और जिस डेट को वो रिटायर होने वाला होता है उस डेट की उसको मेंशन किया जा सकता है कि इस डेट से, सपोज मान लीजिए वो 30 अप्रैल 2024 को रिटायर है, तो उस ऑर्डर में मेंशन किया जा सकता है कि 1 मई 2024 से इनको इस पद पर पदोन्नति वास्तविक रूप से दे दी जाएगी और उस दिन से इनको एक्चुअल पेमेंट किया जाएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जिन्होंने 10 साल हो गए, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए और उनको प्रमोशन नहीं मिलता है। जब हम सीनियरिटी लिस्ट की बात करते हैं तो जिसमें ऑटोमेटिकली 2 साल बाद जैसे हमें पता है कि हाँ हमारे पेपर्स तो रेडी हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 साल तक उनको टाइम हो गया करते हुए काम, लेकिन उनको प्रमोशन वो नहीं ले पाए, तो क्या उनको भी अप्लाई करना पड़ता है या पेपर्स उनके रेडी रहते हैं? वो क्या प्रोसीजर होता है? इसमें 2 चीजें होती हैं। हमारे बहुत सारे जो साथी हैं उनको एक कंफ्यूजन है। जैसे ग्रुप डी में जो लोग आए, या मैं कहता हूं उसको ग्रुप डी भी नहीं कहना चाहिए,
लेवल 1 में, वहां पर हमारे पास अभी भी लेवल 1 से लेवल 2 में आने के लिए केवल और केवल एक रास्ता होता है, जिसमें हमें परीक्षा पास करनी होती है कोई ना कोई, चाहे वो क्लर्क की हो, टेक्नीशियंस के लिए हो या किसी की हो। क्योंकि बहुत सारे हमारे साथियों को नॉर्दर्न रेलवे में भी ये कहना है कि 10 साल हो गए हमारे, 15 साल हो गए, 12 साल हो गए, उसमें बहुत सारे हमारे ऑर्थोपेडिक साथी भी हैं, डेफ साथी भी हैं और विजुअली इम्पेयर्ड साथी भी हैं। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, पूरी इंडियन रेलवे में ये कंडीशन है, तो उनके लिए कोई ना कोई पेपर जिसके लिए उनकी एलिजिबिलिटी है, उनको पास करना जरूरी है। अगर वो उसको पास नहीं करेंगे तो 1800 से 1900 में प्रमोशन नहीं मिलेगा उनको किसी भी हालत में। हाँ, एमएसीपी मिल जाएगी, जो एमएसीपी होती है वो बहुत सारे लोगों को मिल जाती है, और एमएसीपी कभी भी प्रमोशन नहीं होती, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि जो लोग सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी से प्रमोशन जिन्होंने लेनी होती है, जैसे मैंने कहा कि सीनियर क्लर्क से ओएस बनना है या ओएस से सीओएस बनना है, तो वहां केवल सीआर के बेस पे और वैकेंसी अवेलेबल होने के बेसिस पे प्रमोशन दे दी जाती है। उसके लिए दो चीजें ध्यान रखनी होती हैं। एक तो प्रशासन खुद ध्यान रखता है कि भाई मैं रोस्टर को बना के रखूं, वैकेंसी कैलकुलेट करता रहूं और उनको प्रमोशन दूं, लेकिन व्यक्ति को खुद भी ध्यान रखना चाहिए। जब उसको जैसे सीनियर क्लर्क से ओएस का समय आ जाए, या हमारे यहाँ अकाउंट्स में हम कहते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट से अकाउंट असिस्टेंट बनना है, तो उसके लिए 3 साल की सर्विस जरूरी है, अपेंडिक्स 2A का पास होना बहुत जरूरी है। तो उसको खुद ध्यान रखना चाहिए कि मेरे 3 साल पूरे हो गए, मैंने अपेंडिक्स 2A पास कर रखा है, तो उससे पहले जाकर के प्रशासन को बात करना शुरू कर दे। वो अगर वो कहते हैं कि आपका केस प्रोसेस में है, कुछ है। दूसरी बात, वो वैकेंसी के बारे में भी जानकारी लेते रहें कि वैकेंसी हम लोगों के लिए, मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँ, इसके बारे में हम डिटेल में अलग से भी बात करेंगे कि रोस्टर कैसे बनता है, वैकेंसी कैसे बनती है और उसमें किस किस तरह से हो सकता है। जो पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉई हैं उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। जरूरी नहीं है कि डिसेबल लोगों को केवल डिसेबल एम्प्लॉय जो पॉइंट होगा उसी पर प्रमोट किया जाएगा। डिसेबल एम्प्लॉयज को अगर यूआर की वैकेंसी खाली पड़ी है, यानी अनरिजर्व वैकेंसी खाली पड़ी है, जिसको बहुत सारे लोग जनरल कोटे की वैकेंसी कहते हैं, तो उस पर भी हमें प्रमोशन मिल सकता है एज पर सीनियरिटी। अगर कोई कैंडिडेट हमारा एससी या एसटी कैटेगरी से, यानी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंध रखता है और उसकी वैकेंसी अवेलेबल है और उसमें उसका सीनियरिटी से नंबर आ रहा है, तो वहां भी प्रमोशन होगा। प्रशासन ये नहीं कह सकता कि आप पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉय हैं तो आपको केवल पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी पे ही प्रमोट किया जाएगा, यूआर कोटे की वैकेंसी पे या एससी एससी कोटे की वैकेंसी पे प्रमोट नहीं किया जाएगा। वो बिल्कुल नहीं कह सकते ये बात। एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जैसे जो भी कोई, जैसे 2016 की हम जो बात कर रहे हैं, जैसे अब करीबन अगर 6 साल हो गए हैं और हमने देखा कि यूआर के लिए है या फिर एससी के लिए एसटी के है, और वो अगर एग्जाम देते हैं पास हो जाते हैं, तो 34 जो लोग हैं अगर वो पास हो गए हैं, डिसेबल्ड लोगों को अगर नहीं मिल रहा है उसमें, बाकी जो कैटेगरीज है, मतलब जैसे यूआर है उनको मिल रहा है। बोले जैसे पहले जो 50% का वो एक रिबेट मिलता था, 34% जो हुआ है, तो उससे क्या वो दोबारा वापस आ रहा है 50% का जो एक प्रोडक्ट वो था? इस बात पे ना, क्योंकि इन्होंने जो बात करी है वो रिजल्ट के बारे में बात करी है, कुछ करी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, ताकि एक एक वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, तो हम इसको पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हम आज ही बात करने जा रहे हैं वो इस विषय पे बात करने जा रहे हैं कि एग्जाम प्रोसेस होगा या सीनियरिटी बेस पे जब होगा तो किस तरह से हम उसको देंगे। बाकी किसी को कुछ? यस हाँ बोलिए। सर मेरे क्वेश्चन ये था सर, जैसे सर लेवल 1 की जो पोस्ट होती है सर, मैक्सिमम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होती है, असिस्टेंट हेल्पर की पोस्ट पे रखा जाता है डिसेबल्ड को, तो सर उनके लिए कोई प्रमोशन तो सर होता नहीं एग्जाम बेस पे, क्योंकि सर वो सिंपली इतना कहते हैं कि आपको ना हम पेंटर बना सकते हैं ना ही कारपेंटर बना सकते हैं, तो सर उस केस में क्या? हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपकी इसके लिए, क्योंकि ये इस विषय से संबंधित नहीं है हमारा, मैं आपसे अलग से इस बारे में हम बात कर लेंगे, क्योंकि हम उस विषय पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस उसमें नहीं है हमारा जो मैटर है, वो सिर्फ इतना है कि आज जो 30 से 16 से जो ऑर्डर निकाले हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराया जाए। और कुछ?